Hello dear students, this is SK Pandey welcoming you all in this class assignment of conjunction। और मैं आपको बता दूं, पहले हम लोगों ने लेवल 1 कर लिया है। लेवल 1 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लेवल 2 पे और लेवल 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा है। बट बिफोर दैट डायरेक्शंस पढ़ना मत भूलिएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में काइंडली डायरेक्शंस पढ़ा कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये आप लोग को जरूर फायदा करेगा। चलो, लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू करना है क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। अमृता बॉट सम बुक्स, पेन्स एंड बैग्स एटसेट्रा फ्रॉम द मार्केट। सी एटसेट्रा, यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा बच्चे, ठीक है। चलो, छोटा सा एरर था, ये टाइपोग्राफिकल एरर था। तो अमृता बॉट सम बुक्स, पेन्स एंड बैग्स एटसेट्रा फ्रॉम द मार्केट, है ना। एटसेट्रा इसको पढ़ते हैं बेटा, ईटीसी का शॉर्ट फॉर्म है ये ईटीसी, और इसको क्या कहते हैं, ये ही कहते हैं, है ना, एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी एक चीज समझो, इसका मतलब होता है थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड। जब यहाँ पे कहीं भी किसी सेंटेंस में एटसेट्रा को यूज करते हैं तो उसके पहले जितनी भी चीजें लिस्ट की हुई होती हैं उसके आगे के लिए कि उसी तरह के और भी चीजें, तो एटसेट्रा यूज कर देते हैं हम लोग। तो अब एक ही सेंटेंस में हमने कहा एंड थिंग्स ऑफ सम अदर, आई मीन सिमिलर काइंड, और यहां पे एंड भी यूज किया, तो दोनों चीजें इकट्ठी यूज नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे एंड को हटाएंगे, एंड को हटा देंगे और एटसेट्रा यहां पे होगा। अब इसका सेंस बिल्कुल सही हो गया। यहां भी कॉमा होगा, यहां कॉमा होगा, यहां भी कॉमा हो जाएगा एंड की जगह पे, ठीक है, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने किस पार्ट में एरर मार्क करना है, आपको सी पार्ट में एरर मार्क करना है, यही आपका आंसर होगा। एटसेट्रा को रहने देंगे, एंड को हटा देंगे, ठीक है बच्चे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, ही सेड दैट दे अराइव्ड अर्ली सो दैट टू गेट अ गुड सीट। नाउ सी व्हाट हैपेंड हियर एंड व्हाट हैपेंस हियर, बोथ देख लो। ये सो दैट जो है बेटा, ये पता है क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। और आपको पता है कंजंक्शन एक ऐसा कनेक्टर होता है, कंजंक्शन मतलब कनेक्टर्स होते हैं ना कंजंक्शन, और जो कंजंक्शंस होते हैं वो किसको करते हैं कनेक्ट, ये ज्वाइन करते हैं, जॉइंस सेंटेंसेस, है ना। ये क्या करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं कंजंक्शंस, ठीक है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं कंजंक्शन। यहां पे देखो, क्या ये टू गेट अ गुड सीट जो यहां लिखा हुआ है, क्या ये सेंटेंस है, कोई क्लॉज है, ये फ्रेज हो सकता है ना, ये वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसके लिए हम लोग किस तरह के कनेक्टर्स को यूज करते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है या फ्रेज को जोड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेपोजिशन को। किसको यूज करते हैं, प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। और प्रेपोजिशन क्या करता है, ये वर्ड कनेक्टर होता है, ठीक है, वर्ड या वर्ड्स कनेक्टर होता है प्रेपोजिशन। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कंजंक्शन नहीं होकर के क्या होना चाहिए, यहां पे एक प्रेपोजिशन को होना चाहिए जिससे कि इन वर्ड्स को ये कनेक्ट कर सके। तो सो दैट तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, हम यूज कर सकते हैं सो एज, यहां पे टू है ही, सो एज टू गेट अ गुड सीट, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू गेट अ गुड सीट, ठीक है। तो यहां पे आपने दो प्रेपोजिशन देखा जिसको कि हम लोग यहां यूज कर सकते थे इस कंजंक्शन को हटा करके, ठीक है बच्चे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्योंकि इस पार्ट में आपने देख लिया सी पार्ट में एरर है और इसको आपको आंसर मार्क करना है। अभी चलते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। विल हैव टू पे द सेम फॉर द होटल रूम वेदर वी लीव टुडे और स्टे टिल द एंड ऑफ द मंथ। टुडे एंड स्टे टिल द एंड ऑफ द मंथ, यहां देखो एंड है यूज किया हुआ, समझ में आ रहा है। आप एक चीज जानो, ये भी कंजंक्शन है, अब इस कंजंक्शन को देखो समझो। वेदर और इसके साथ में जो यूज होता है और यूज होता है, यू नो व्हाई वेदर और क्यों यूज किया जाता है, टू इंडिकेट योर चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, है ना, बिटवीन टू थिंग्स इफ देयर इज अ चॉइस, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, वेदर और इसके साथ और को यूज करते हैं। कहने का मतलब कि आप आज छोड़ दें या फिर आप टिल द एंड ऑफ द मंथ रुके रहें, आपको चार्ज वही करेगा होटल रूम जो है, यू हैव टू पे द सेम अमाउंट फॉर दैट, ठीक है।
तो यहां देखा यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू, यू नो, आइदर यू लीव टुडे और यू स्टे टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो ऐसे जब चूज करने की बात आती है तो वहां पे हम लोग वेदर के साथ में और का यूज करते हैं। यहां जो एंड का यूज है वो गलत यूज किया हुआ है। ठीक है बच्चा, क्या यूज होगा यहां पे? और को यूज करेंगे। तो इसमें सी पार्ट में एरर है। ऑलराइट, ये आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one major advertiser phoned him to say that until the paper stopped his editorials he would withdraw his advertisements। ठीक है, अभी एक चीज समझो, यहां देखो आपको लेवल 1 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ना, अनटिल को और अनलेस को डिस्कस किया है। आप वीडियो देख लेना पहले उसको, पहले तो आप लेवल 1 देख रहे होगे या देख चुके होगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अनटिल कहां यूज करते हैं हम लोग। हमने बात किया था ना, अनटिल टाइम के लिए यूज किया जाता है ना, और इसके साथ अगर कोई कंडीशन हो तो। और अनलेस किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? ये जनरल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहां बताना क्या किसी टाइम की बात हो रही है या जनरल कंडीशन की बात हो रही है? ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम विड्रॉ कर लेंगे। बात तो ये हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो यहां क्या करना है आपको, ये अनटिल जो टाइम वाला इंडिकेशन दे रहा है, इसकी जगह पे हम लोग को कंडीशन वाला वर्ड चाहिए, है ना, जो कि शर्त बताए। तो शर्त बताने के लिए क्या है, अनटिल नहीं यूज करेंगे हम लोग, अनलेस। ठीक है बच्चे, अनलेस यूज करेंगे, पहली चीज। दूसरा, एक चीज भी ध्यान देना, यहां पे ये जो हिज आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है, ये ध्यान देना। ये इस एरर पार्ट में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे शायद टाइपोग्राफिकल एरर है, बिकॉज यहां पे इट्स होगा। इन सब चीजों को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसलिए भी याद रखना और ध्यान रखना कि ये जो पेपर जो है ना, वो अपना एडिटोरियल स्टॉप करेगा, न कि उस क्लाइंट का, उस एडवर्टाइजर का एडिटोरियल को स्टॉप नहीं करना है, पेपर के अपने एडिटोरियल को स्टॉप करना है। दैट इज वाई पेपर के लिए यहां पे इसका प्रोनाउन आएगा इट्स। एनीवेज, ये दोनों का दोनों जो है ना वो बी पार्ट में ही है, इसलिए कोई इशू नहीं है। आपका आंसर वैसे भी बी पार्ट होना है, अपने ऑप्शन को मार्क करेंगे बी। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो अभी आपको समझ आ गया बेटा, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, scarcely had I stopped writing the letter than my friend arrived। इसके बारे में भी हम लोगों ने लेवल 1 में चर्चा किया है। क्या कहा है भाई, हमने ये देखा है कि हार्डली के साथ, ठीक है, या स्कैर्सली के साथ हम लोग जो आगे ये जो कंजंक्शन होता है उसमें हम लोग इसके साथ व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब व्हेन का यूज करते हैं यहां पे दैन का यूज किया हुआ है, ये गलत हो गया। क्या यूज करेंगे यहां पे, व्हेन यूज कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर सी को मार्क करेंगे आप। ठीक है बच्चे, तो देखा आपने लेवल 1 को आपने अच्छे से किया है, तो ये आप आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स दैन प्राइड। अभी ये बताना इसमें क्या क्या करना है बच्चे, ये दैन यहां पे क्यों यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है दैन? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई कंपैरिजन या किसी चीज के बारे में बात हो रही है ऐसे, या फिर कोई भी डिग्री इस तरह का यूज किया हुआ है? नहीं ना, यहां पे सिंपली ये बता रहा है कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे, कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग, इस सेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? दैन यहां से हटाएंगे और यहां पे बट को पता है आपको ये क्या कहलाता है? बट कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन होता है या फिर कॉन्ट्रास्टिंग प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है बच्चे, तो दोनों केस में ये कॉन्ट्रास्ट करता है। तो यहां देखो क्या है, ये प्राइड, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, घमंड है। तो बल्कि के सेंस में है ना, यहां पे बट को यूज करेंगे, दैन को यूज नहीं करेंगे। सिंपली यहां पे बट लगा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब सी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी मार्क करेंगे आप, आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वाज नथिंग फॉर इट नाउ एंड टू गो स्ट्रेट अहेड विद अ प्लान। अभी इसको देखो तो क्या करना है,
कैसे करें बेटा, क्या करें इसके लिए, समझने की कोशिश करो। अभी अभी जस्ट पहले हम लोगों ने बट के बारे में बात किया है ना बेटा, किया है ना बट के बारे में बात। तो यहां भी देखो सिंपली यहां भी एंड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये देयर वॉज नथिंग टू फॉर इट नाउ, और जो ये आगे वाला जो इसके वर्ड है, जितना भी आगे वाला जो फ्रेज है, इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट होना है। और अगर कॉन्ट्रास्ट होना है तो यहां पे एक ऐसा कनेक्टर यूज करेंगे जो कंट्रास्टिंग कनेक्टर हो। क्या हो वो? कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर, है ना। और अगर कंट्रास्टिंग कनेक्टर की बात करें तो यहां पे एंड नहीं बट को यूज करेंगे सिंपली, ठीक है। तो बट को यूज किया हमने और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी को मार्क करना, ऑप्शन सी को मार्क करना है आपको, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। चलो तो अब 8वां नंबर देखते हैं। सूनर देन ही अराइव्ड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन। अभी देखो यहां पे क्या है बच्चे, दो घटनाएं हो रही हैं। एक हुआ जैसे ही ये हुआ वैसे ही ये भी हुआ, है ना। तो इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो इसको डिनोट कर सके। तो सूनर देन का मतलब क्या होता है? सूनर देन का मतलब पहले इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहां पे इसको क्या यूज करेंगे हम लोग? जैसे ही। तो इसके लिए वर्ड है अपने पास में क्या? एज सुन एज, है ना। जैसे ही वो अराइव किया, जैसे ही वो पहुंचा, उनकी उसके दोस्तों ने क्या किया? अरेंज किया एक रिसेप्शन, है ना, एक पार्टी आयोजित किया, है ना, उसके मतलब उसके इसमें रिसेप्शन दिया उसको कि इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन। सिंपल। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? सूनर देन की जगह पे क्या करना होगा? एज सुन एज। इसका मतलब समझ गए ना आप? इसका मतलब हो गया ज्यों ही, ठीक है। ज्यों ही वो पहुंचा त्यों ही ऐसा हो गया, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां नंबर पहले तो देख ले, 7वें नंबर में किसको मार्क करना है आपको? ए को मार्क करना है आंसर, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रिंकी रीड नहीं, यहां पे देखो तो ये रीड पढ़ेंगे इसको या रेड पढ़ेंगे? एक चीज बताना, बिकॉज यहां पे अगर ये प्रेजेंट में होता तो इसको हम लोग रीड्स पढ़ रहे होते, एस लगाना पड़ता है यहां पे प्रेजेंट में होता तो। चूंकि यहां पे एस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पास्ट टेंस में हो। आगे देखने के बाद सेंटेंस पता चला कि गलत है कि सही है, बट ये पास्ट टेंस में हो सकता है। अभी सेंटेंस देख लेते हैं। यस ऑफ कोर्स ये पास्ट टेंस में हो सकता है। तो रिंकी रीरेड एवरी पेज, है ना, रीरेड एवरी पेज विथ नो अदर पर्पस बट टू पास द टाइम। इस सेंस ये कहना चाहता है ये सेंटेंस कि रिंकी जो है ना वो हर पेज को दोबारा पढ़ती थी। किस लिए भाई? सिर्फ और सिर्फ और कोई पर्पस नहीं था, बल्कि टाइम पास करना था उसको, वो अपना समय पास करने के लिए ना, समय बिताने के लिए उसको पढ़ा करती थी। तो एक चीज बताना बेटा, एक चीज समझना, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब लिखते हैं ना कि नो पर्पस अदर देन, ठीक है, ये क्या है? नो पर्पस यहां पे लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ ना बट को यूज नहीं करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा? इसके लिए एक अलग से एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग ऐसे कहते हैं, नो पर्पस अदर देन। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? नो पर्पस अदर देन का मतलब क्या होता है बेटा? ये आप किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उसको आप एम्फेसाइज करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग नो पर्पस अदर देन। तो यहां पे इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए, है ना, वो दोबारा पढ़ती थी। ये बड़ा ही एक स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ फेनोमेनन, एक स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, और उसको आप क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग, नो पर्पस अदर देन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कभी भी। तो यहां पे जब भी ऐसा रहे नो पर्पस अदर देन या फिर नो अदर पर्पस, यहां भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, नो अदर पर्पस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं नो अदर पर्पस। और यहां पे देन को हटा करके यहां भी लिख सकते हैं नो अदर पर्पस देन या फिर नो पर्पस अदर देन, ठीक है बच्चे। तो देख लिया आपने, सी पार्ट में आपको अपना आंसर मार्क करना है। सी आपका ऑप्शन है जिसको मार्क करना है आपको। चलो 10वां नंबर देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर देखते हैं। विजय सिन्हा रिजाइंड रादर
but take part in such a dishonest transaction. अभी बेटा ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, rather के साथ हम लोग कभी भी but को यूज नहीं करते हैं. क्या यूज करते हैं? rather than, है ना? क्या यूज करते हैं? rather than. और ये फिर क्या बता रहा था? ये कहीं ना कहीं उसके चॉइस को बता रहा था कि उसने रिजाइन कर दिया डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन में, वो पार्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया, है ना? उसने रिजाइन करना ज्यादा अच्छा समझा. सो ही चोज रिजाइनिंग ओवर दिस डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो रादर देन उसके लिए वर्ड है, रादर बट नहीं. ठीक है, तो चलो किस पार्ट में एरर होगा बेटा? रादर तो ठीक ही है, बट यहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी जगह पे हम लोग को दैन लिखना है, तो यहां पे बी पार्ट को अपना आंसर मार्क करना पड़ेगा आपको, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 10 नंबर हो गया, चलते हैं नंबर 11 की तरफ. शीला डिड नॉट बाई अ साड़ी एंड शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. नाउ सी, यहां पे इस चीज को देखो, यहां पे जो एंड यूज किया हुआ बेटा, ये एंड किस लिए यूज किया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो. बेसिकली क्या कह रहा है कि शीला ने वो साड़ी नहीं खरीदी या साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि उसके पास इनफ पैसे नहीं थे, है ना? तो ये बेसिकली क्या है, ये कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है ना? कि ये यहां पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि कनेक्ट करे उसके रीजन को और उसके रिजल्ट को, कि रीजन क्या था और उसका रिजल्ट क्या है. और उसको कनेक्ट करने के लिए यहां पे हमारे पास में एंड की जरूरत नहीं है. अगर हम यहां पे एज लिख दें तो देखो, तो एज लिख देंगे तो इसका मतलब है कि चूंकि, है ना, उसके पास इनफ मनी नहीं था, इसीलिए शीला ने वो साड़ी नहीं खरीदी. शीला ने साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि उसके पास इनफ पैसे नहीं थे, पर्याप्त पैसे नहीं थे. ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या करेंगे? एंड को यूज नहीं करेंगे बल्कि एज को यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे एज को? क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है रिजल्ट ऑफ समथिंग विद अ रीजन, है ना? रिजल्ट क्या है कि उसने साड़ी नहीं खरीदी, और रीजन क्या था कि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. ठीक है, चलो तो यहां पे एज यूज करेंगे, बी को आप आंसर मार्क करेंगे. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 12 नंबर. ऑल्दो द astronauts were excited to be on the moon but they did not get out immediately. अभी ये चीज बताना, इसमें क्या देखो, यहां इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है, देखो ध्यान दो. क्या यूज किया गया बच्चे? येट यूज किया गया है ना? और सॉरी, बट यूज किया गया. यहां पे यूज क्या करना है? येट को यूज करना पड़ेगा. क्यों यूज करना पड़ेगा? बिकॉज देखो यहां पे बट का मतलब होता है लेकिन वो उतर नहीं पाए. येट को समझो, येट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन. अगेन मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन है. इसके पहले भी हम लोग लेवल 1 में भी शायद इसको देख चुके हैं. कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन है ना? और इसका मतलब होता है लेकिन उसके बावजूद, फिर भी, लेकिन फिर भी. इसका सेंस क्या होता है? इसके बावजूद भी. हिंदी में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके बावजूद भी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी, है ना बच्चे? लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी. तो अब आप सेंस समझिए इस चीज को. यहां पे कैसे, इसके क्या लिख रहा है यहां पे कि एक्साइटेड टू बी ऑन द मून. वो चंद्रमा पे तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, दे डिड नॉट गेट आउट इमीडिएटली. इसके बावजूद भी वो तुरंत नहीं उतरे, है ना? वो तुरंत बाहर नहीं निकले, इस सेंस में. तो यहां पे एक कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन की जरूरत थी जो कि बट नहीं हो सकता था, जिसका सेंस होना चाहिए था उसके बावजूद भी, है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस सेंस में यूज होना था. तो बट को नहीं, यहां पे येट को यूज करेंगे. ठीक है बच्चे, तो आपका कौन सा पार्ट एरर हो गया? सी पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर आपको मार्क करना है. ऑलराइट, चलो अब देखते हैं हम नंबर 13. नंबर 13 क्या कह रहा है भाई? ऑल्दो परवीन सुल्ताना इज सफरिंग अ लॉट बट शी कीप्स स्माइलिंग. अभी इसमें बताना क्या है, एरर क्या है?
समझिए यहाँ पे ऑल्दो है ना, ये कंजंक्शन जो है इसके साथ में किसी भी तरह के और भी किसी और कंजंक्शन को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना था आपको, इस लॉट के बाद में यहाँ पे कॉमा यूज कर देते, है ना, कॉमा यूज कर देते और काम हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो के बाद में एक सेंटेंस, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस। सो ऑल्दो जो कंजंक्शन है उसके साथ में इस तरह के कोई और कंजंक्शन को यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो बट यहां पे यूज नहीं होगा। सिंपली बस इतना ही समझना है, ठीक है, कि बट को यहां पे यूज नहीं करना है। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपके, सी पार्ट में एरर हो गया, है ना बच्चा। सी इज योर आंसर। चलो अब देखते हैं नंबर 14। अनलेस द नेशन डज नॉट कोऑपरेट वी कैन नॉट होप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बेटा ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में, लेवल 1 में इन चीजों को देख लिया है। अनलेस और अनटिल, ये जो वर्ड्स हैं ये खुद में नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। और अगर ये खुद में नेगेटिव वर्ड्स हैं तो जिस सेंटेंस में ये आते हैं उस सेंटेंस में किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड की कोई जगह नहीं होती है। नो प्लेस फॉर अदर नेगेटिव वर्ड्स अदर देन दिस, यू नो। इस वर्ड के अलावा कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। तो यहां अनलेस यूज किया हुआ है तो फिर यहां पे डज नॉट क्यों। सिंपल क्या हो जाएगा, अनलेस द नेशन कोऑपरेट्स। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ में एस लगा देंगे। अनलेस द नेशन कोऑपरेट्स वी कैन नॉट। अब यहां से ये सेंटेंस अलग हो गया, कॉमा अलग हो गया, वी कैन नॉट होप। अब यहां पे अगर कैन नॉट लगा हुआ है तो अलग बात है, बिकॉज ये जो सेंटेंस है वो यहीं तक है, कोऑपरेट्स तक है। तो इस सेंटेंस को, इसके अलावा इसमें कोई और नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए थे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे डज नॉट को हम लोग यूज नहीं करेंगे और कोऑपरेट में एस को यूज करेंगे। बी पार्ट में आपका एरर था, इसी को आप आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नंबर 15। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम कुड नॉट ascertain द रीजन ऑफ द पॉलिटिशियंस डेथ। The investigating team could not ascertain the reason of the politician's death. Yes. अभी इसमें सोचो क्या आंसर हो सकता है बेटा इसका। हाँ, फिर मैं कुछ आप लोगों को बताता हूं कि बेसिकली क्या है ना। देखो रीजन यहां जो वर्ड है ना, अब इसको समझना, एक रीजन वर्ड होता है और सिमिलर वर्ड होता है एक कॉज। अब रीजन का मतलब क्या हो गया, कारण, और कॉज का मतलब भी हुआ कारण। लेकिन देखो रीजन है इज जस्टिफिकेशन, यू नो, ये इसके कारण ये नहीं हुआ तो ये जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो रीजन को हम लोग यूज करते हैं फॉर जस्टिफिकेशन, यू नो, जस्टिफिकेशन। व्हाट इज, यू नो, जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग, जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग। ठीक है, और कॉज को कैसे बेटा, कॉज को कैसे ये करेंगे हम लोग कि कॉज क्या है भाई, जब ये तो जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग है तो कॉज क्या है, इट इज द मोटिव दैट मेक्स समथिंग हैपन, इट इज द इवेंट दैट मेक्स समथिंग हैपन। मतलब कोई ऐसा कारण जो कि किसी चीज, कोई चीज हुआ ना, उसके पीछे उसका कारण ढूंढना, तो इसके लिए हम लोग कॉज को यूज करते हैं। क्या कह रहे हैं, इट इज द मोटिव और द इवेंट दैट मेक्स समथिंग हैपन। ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, मोटिव और इवेंट दैट मेक्स समथिंग हैपन। अब इसमें बताना मुझे, यहां पे रीजन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, या फिर वो मोटिव या इवेंट ढूंढना है जिसके चलते ये हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीजन को यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, कॉज को यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे बेटा, कॉज को यूज करेंगे, रीजन यूज नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इसको आप समझ लेना अच्छे से कि रीजन किसको कहते हैं, कॉज किसको कहते हैं। आगे की भी चीजों को देखने में आराम से इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको देखें आप, सी पार्ट में आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, सी को आप आंसर मार्क करेंगे। सी इज योर आंसर, मार्क योर ऑप्शन सी एज एन आंसर। अभी चलते हैं नंबर 16 देखते हैं हम लोग। चंद्रशेखर विल नॉट बी सक्सेसफुल until he'll not give up his bad habits. Again the same thing, until यहां यूज किया हुआ है और इसके साथ में क्या यूज किया हुआ है,
विल नॉट, मतलब दो दो नेगेटिव वर्ड्स यहां पे इकट्ठे एक ही सेंटेंस के अंदर में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अनलेस और अनटिल के साथ में हम लोग उस सेंटेंस के अंदर में किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करते हैं, नहीं करते ना, तो यहां पे फिर नॉट नहीं यूज होगा ना, ये क्या हो जाना चाहिए अनटिल ही, और फिर साथ में ये भी देख लो इसके साथ में विल भी यूज नहीं करते, है ना, विल शैल या किसी फ्यूचर टेंस को भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, विल नॉट नहीं होगा, सीधा सीधा होगा अनटिल ही गिव्स अप। क्या हो जाएगा, गिव्स अप, है ना, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो अनटिल ही गिव्स अप हिज बैड हैबिट्स, जब तक से वो अपना बैड हैबिट छोड़ नहीं देता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, यही बोलना चाह रहा है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहां देखा आपने सी को आंसर मार्क करना है आपको, सी विल बी योर आंसर, मार्क ऑप्शन सी एज योर आंसर। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं अब 17th नंबर क्वेश्चन। हार्डली शी हैड अराइव्ड देन द हाउस कॉट फायर एंड एवरीथिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेज। बेटा इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया है, आई थिंक इट मस्ट बी टाइपोग्राफिकल एरर ओनली, बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि हार्डली और स्कैर्सली वो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, है ना, इसके साथ में जो हम लोग ये क्या कहलाते हैं, ये पेयर वाले कंजंक्शंस है ना, तो इनके साथ में हम लोग जो पेयर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, व्हेन को यूज करते हैं। ठीक है, ये पेयर वाले कंजंक्शन है तो इनके साथ में हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। तो यहां तो समझ में आ रहा है कि देन की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, व्हेन को यूज करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां जो शी हैड लिखा हुआ है वो टाइपिंग मिस्टेक होगा ये पक्का, क्योंकि इसको क्या होना था, हार्डली हैड शी होना था, है ना, ये हार्डली हैड शी होगा, शी हैड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब हार्डली, स्कैर्सली, नो सुनर ऐसे जब वर्ड्स आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये सेंटेंस अगर इसी से शुरू होता है तो उस सेंटेंस के अंदर में इन्वर्जन का रूल लागू होता है। और इन्वर्जन का मतलब क्या बच्चे, इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर जाता है सेंटेंस, और इन्वर्ट करने का मतलब कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऐसे दिखता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा है वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, वो स्ट्रक्चर हो जाता है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और ये वर्ब कैसा, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद यहां पे मेन वर्ब आता है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि यहां पे इन्वर्जन का रूल लागू होता है और यहां पे ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इसीलिए मैंने कहा हैड शी हो जाएगा। तो इट मस्ट हैव बीन अ टाइपोग्राफिकल एरर, सो डू नॉट माइंड इट। बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि ये बताना चाह रहा है कि हार्डली के साथ में दैन को यूज करते हैं कि नहीं, बिकॉज कंजंक्शन का क्लास असाइनमेंट है तो ये कंजंक्शन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे हम लोग। तो आप अपने आंसर को मार्क करेंगे बी, ठीक है, इसको आप टाइपोग्राफिकल एरर मानेंगे और आप अपने आंसर को मार्क करेंगे बी, व्हेन। चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 18। नोबडी देन मेहता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट विच टुक प्लेस द डे बिफोर येस्टरडे। अभी इस सेंटेंस को देखो और समझने की कोशिश करो, क्या होगा भाई इसमें, नोबडी देन मेहता मतलब क्या, नोबडी देन मेहता मीन्स नोबडी अदर देन मेहता। बेटा सिंपल सी बात है ना, मेहता के अलावा किसी के बारे में बात हो रही है ना, नोबडी अदर देन, ठीक है, ये तो ध्यान यहां लिखा ही हुआ है बट फिर भी नोबडी, मेहता के अलावा कोई और ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना, इस एक्सीडेंट के लिए, विच टुक प्लेस द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, समझ में आया। दूसरी एक और भी चीज इसमें है बेटा, आप यहां पे विच की जगह पे दैट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट को भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन चीजों का, पता है क्योंकि कंजंक्शन पढ़ रहे हैं आप, तो हालांकि कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो आप यहां पे इस सेंस में भी है, और विच जो है ये इसको ऐसे हम लोग ना इस चीज को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो शायद आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा हो तो इसमें ये पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, कहां विच का यूज करते हैं, कहां दैट का यूज करते हैं। इन दिस केस यू नो विच इज गुड बट यू नो दैट भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो यू विल बी कंफर्टेबल यूजिंग दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम्स। चलो ठीक है, तो इसमें लेकिन आंसर आपको मार्क करना है ए पार्ट को, ठीक है, ऑप्शन ए को अपना आंसर मार्क करना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर।
दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डू नॉट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। दो चीजें, अगर यहां पे आपको दिख रहा है अनलेस एंड अनटिल, देखो मैं बता दूं बच्चे, नॉर्मली अनलेस एंड अनटिल को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, नॉर्मली, बट इन सम फॉर्मल केसेस, ये इनफॉर्मल केसेस, दोनों केसेस में, ठीक है ना, इन दोनों को इकट्ठे यूज किया जा सकता है। इसमें जो एरर है, एक चीज समझो, यहां पे फिर से जो ये नॉट लगा हुआ है ना, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ में हम लोग दोबारा से नॉट यूज कर रहे हैं। पहले से ही ये इसमें नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसको नेगेटिव कंजंक्शन बोलते हैं ना, है ना, तो ये तो है ही है और साथ में नॉट यूज किया हुआ है। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है, तो देखना ये है कि यहां पे तो नॉट होगा नहीं, इसमें क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल आई डू नॉट को हटा करके सीधा सी रहेगा। तो एक तो इसको हटाएंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मैंने बोला कि अनलेस एंड अनटिल या फिर अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस, ये बोथ कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, कि एक तो इस, जैसे यहां पे ये सेंस है या फिर ये सेंस है, ठीक है, तो जब इस सेंस को यूज कर रहे होंगे आप, तो इसका मतलब निकलता है इफ नॉट एक्स देन वाई। पहला तो चीज ये हुआ क्या, इफ नॉट एक्स देन वाई। अब इसको एक्स को ऐसे लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और एक सेंस हुआ ना, इफ नॉट एक्स देन वाई, और दूसरा सेंस होता है इसके एंड अप टू अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, ठीक है, एंड अप टू अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। इन दोनों सेंसेस को अगर इकट्ठा सेंटेंस में आना होगा कि ये नहीं तो ये एक शर्त के तौर पे, और दूसरा अप टू अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, मतलब टाइम के बारे में और कंडीशन के बारे में एक साथ बात करनी हो, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में अनटिल या अनलेस, अनटिल एंड अनलेस या फिर अनलेस एंड अनटिल को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग। एरर था यहां पे जो नेगेटिव दूसरा वाला वर्ड आया था इसमें, वैसे भी आपको सी को आंसर मार्क करना है, अपने ऑप्शन सी को आंसर मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर 20। नो सूनर आई रिसीव्ड द टेलीग्राम फ्रॉम अविनाश। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे दिख रहा है नो सूनर के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है, दैन को यूज करना है, ये सही है, चूंकि एरर दिख चुका है। और एरर क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्डली के समय में, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, है ना, बेयरली, ऐसे नो से शुरू, नॉट से शुरू हो जाए सेंटेंस। तो ऐसे जब सेंटेंसेस शुरू होते हैं, जब इन सब वर्ड्स के साथ सेंटेंस शुरू होता है, तो सेंटेंस में क्या यूज किया जाता है हम लोगों को, इन्वर्जन का रूल फॉलो करता है वो सेंटेंस, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है भाई, ऑक्सिलियरी वर्ब पहले होता है, इसके बाद होता है सब्जेक्ट, और इसके बाद होता है मेन वर्ब, है ना। इस सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। यहां देखो क्या है, नो सूनर के बाद में सीधा की सीधा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब है। इसको क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए नो सूनर डिड आई रिसीव। देखा आपने, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया यहां पे डिड, फिर आया सब्जेक्ट आई, और यहां पे मेन वर्ब आया रिसीव, ठीक है बच्चे। तो यहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए था। तो देखा आपने, यहां पे ऑप्शन ए को आपको मार्क करना है अपने आंसर के तौर पे, बिकॉज एरर इसी में था, ठीक है ना बच्चे। तो चलो, आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग माई फ्रेंड्स ऑन फोन, यस ऑफ कोर्स, ये सारा सेंटेंस और भी सही है। मैं टाइपोग्राफिकल एरर देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसमें। चलो ठीक है, नंबर 20 सही है, नंबर 21 पे चलते हैं। द पेपर गॉट जैम्ड इन द ड्रॉअर एंड दे कुड नॉट गेट इट आउट इजीली। देखो इनफॉर्मल में ना, अगर इनफॉर्मल स्पीच की बात की जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर्मल सिचुएशन में चीजों को देख रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो यहां पे अगर एंड कंजंक्शन को हटा करके सो को यूज कर दें, तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा बेहतर तरीके से इसको
पुट कर रहा होगा सेंटेंस के अंदर में। मतलब क्या हुआ कि चूंकि ऐसा हो गया इसीलिए ऐसा हुआ, है ना। तो यहां पे इसीलिए का सेंस देगा सो। एंड नहीं दे रहा है इसीलिए का सेंस। एंड क्या कह रहा है भाई कि पेपर जैम हो गया ड्रॉवर में और वो उसको इजीली निकाल नहीं पाए। तो नॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच में आप ऐसे बोल सकते हैं, बट फॉर्मल की बात अगर करें, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात अगर करें, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सो को यूज कर दें एंड की जगह पे तो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, सो। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है ना बच्चे। इसको आप लोग क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, नंबर 22। देयर इज नो सच प्लेस विच यू हैव मेंशन्ड इन योर लेटर। ये देखो देखो यहां पे फिर से मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, सच एज एंड सच दैट दो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तीसरा इसके अलावा कोई सच के साथ में एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होता, सच एज एंड सच दैट। तो जो सच दैट होता है वो किसी चीज की ना इंटेंसिटी को बताता है, किसी चीज की ना मतलब अधिकता को बताता है या उसकी तीव्रता को बताता है। ठीक है, और अगर ये नहीं बता रहा होता है इस चीज को तो फिर हम लोग सच एज का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सच एज का यूज करते हैं। क्या देखो तो यहां पे कि मतलब ऐसा कि जैसा आपने बताया था उस हिसाब से, तो सच एज का सेंस क्या हो गया, लाइक, है ना। तो यहां देखो क्या लिखेंगे, देयर इज नो सच प्लेस, यहां विच को हटाएंगे, क्या यूज करेंगे, एज यू हैव मेंशन्ड, एज यू हैव मेंशन्ड इन योर लेटर, सच एज। ठीक है, सच एज मीन्स एंड सो ऑन ऑफ द सिमिलर काइंड, है ना। इस सेंस में भी यूज करते हैं हम लोग सच एज को। तो यहां पे भी क्या करें, लाइक जो आपने मेंशन किया था वैसा कुछ, तो वैसा कुछ उसको मिला नहीं, देयर इज नो सच प्लेस। तो वैसा कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग कैसे, सच एज। ठीक है, तो यहां पे सच एज यूज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा पार्ट में एरर है भाई इसके, ओ यहां पे ऐसे स्लैश है तो ये सी पार्ट में एरर है, ये है ना, सी पार्ट में चला आया है विच, तो एज को यहां पे सी पार्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो सी पार्ट को अपना आंसर मार्क करेंगे। चलो नंबर 23 को देखते हैं अब हम लोग। देखो, सच वाज हर कंडीशन एज एवरीबडी बिगैन टू पिटी हर। अब यहां पे देखो क्या बता रहा है, इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है ना, इसके कंडीशन में है ना, बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसा खराब होगा, इसकी अधिकता या तीव्रता के बारे में बात हो रही है, इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है ना। तो यहां पे देखें, यहां पे जो सच है तो इसके साथ में एज को यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे, सिंपली दैट को यूज करेंगे, क्योंकि पिछले स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा इन चीजों को, सच दैट एंड सच एज। सच दैट को कहां यूज करेंगे, जब इंटेंसिटी हो, है ना, जब उसमें कोई कोई चीज बहुत अधिक हो, उसके सेंस में यूज करना हो तो सच दैट को यूज करेंगे। तो यहां पे सच दैट को यूज करेंगे, एज को नहीं। ठीक है बच्चे, तो इस पार्ट में भी सी पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एज नहीं दैट। तो चलो देख लिया आपने, सी पार्ट को अपना आंसर मार्क करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 24। Both Anil as well as his friend are equally efficient in doing this work. बेटा एक चीज देखो, what is this? हाँ, ये क्या है, ये as well as के बाद अगर हम लोग पता है कहते हैं ना, जब दो नाउन्स as well as के साथ जुड़े हुए हों तो हमेशा जो वर्ब फॉलो करता है वो कैसे करता है, पहले नाउन के हिसाब से करता है। ये तो आपने पढ़ा है ना कि ये पहले नाउन के हिसाब से फॉलो करता है। अब ये देखो, अनिल सिंगुलर है या प्लूरल, अनिल है सिंगुलर। ठीक है, इसके लिए ना पता यहाँ पे एंड नहीं है कि इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बना करके और इसके बाद इसके लिए आर यूज करें, ऐसा नहीं होगा। एज वेल एज को हम लोग प्रेपोजिशन भी मानते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है वो तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। सब्जेक्ट सिर्फ आपका क्या है, अनिल है, और अनिल सिंगुलर है, यहां पे आर नहीं होगा, वर्ब के तौर पे यहां पे इज को इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इज को यूज करेंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, बी को अपना आंसर मार्क करना होगा आपको। ऑल राइट, चलो बी को आंसर मार्क करना होगा। नंबर 25 देखते हैं अब, नाइदर ही और हिज फ्रेंड वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द मूवी। अगेन ये भी क्या है, ये पेयर वाला कंजंक्शन है ना बच्चे, जानते हो ना। नाइदर के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, और आइदर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं।
आइदर के साथ और यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर यूज करते हैं। यहां पे क्या किया है, नाइदर के साथ इसने और को यूज कर दिया है जो कि गलत है। तो क्या करना होगा, यहां पे और की जगह पे क्या यूज करना है, नॉर यूज करना है ना बच्चे। और की जगह पे नॉर यूज कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है भाई, ए पार्ट में ही एरर है, ये नाइदर ही और, यहां तक ना ए पार्ट में, ये देखो ये स्लैश है यहां पे, ठीक है। तो ए पार्ट में आपको एरर मिल गया है, ए पार्ट को अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 26 नंबर। As soon did he open the old wooden box than a rat jumped out of it. जैसे ही के सेंस में यूज किया गया है, और हमको पता है इसके लिए जो स्पेशल, अगर हम बात करें इसकी कंजंक्शन की, तो हम लोग यूज करते हैं नो सुनर देन। यहां देखो देन है भी, ठीक है, मतलब यहां पे ये पूरा का पूरा एज सुन कोई बात ही नहीं, या तो इसको एज सुन एज होना चाहिए था, उस सेंस में भी यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर यहां भी गलत होता और यहां भी गलत होता, क्योंकि एज सुन एज के साथ हम लोग दैन का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे सिंपली समझना ये है, और फिर वो सेंटेंस भी करेक्ट नहीं होता, सेंटेंस मीनिंग सही नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो यहां क्या यूज करना है हम लोग को, एज सुन की जगह पे नो सुनर, ठीक है बच्चे, नो सुनर को यूज करेंगे और ये सेंटेंस। और देखा आपने नो सुनर के साथ शुरू है तो डिड ही लिखा हुआ है ना, डिड ही ओपन, मतलब यहां इन्वर्जन का रूल भी फॉलो कर रहा है। एज सुन एज के बाद आपको इन्वर्जन का रूल भी नहीं मिलेगा, कि इन्वर्जन फॉलो नहीं करता है एज सुन एज के बाद, ठीक है सेंटेंस। तो इस तरह से देखा आपने, नो सुनर को ही यहां पे परफेक्ट होगा ये सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो आपको किस पार्ट में आंसर मार्क करना है, ए पार्ट में आंसर मार्क करना है। समझ में आया बच्चे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sameer has written not only his popular song, this popular song, but has also composed the music for the same. अब इसको देखो और समझने की कोशिश करो। आपको पता है, ये भी ये पता है ना आपको, not only but also, ठीक है बेटा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें पैरेललिज्म को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि नॉट ओनली के बाद, है ना, या बट ऑल्सो, इसमें एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूं क्या है, हाँ, बट ऑल्सो के बाद जो यहां पे वर्ड पहले आया हुआ होगा, अगर वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी यहां वर्ब होगा, अगर बट ऑल्सो के बाद यहां पे नाउन है तो यहां नॉट ओनली के पहले भी नाउन होगा। ये पैरेललिज्म का रूल कहता है, ठीक है, और आपको इसके हिसाब से ये चेक करना होता है। तो अब आप इस सेंटेंस को देखें और समझने की कोशिश करें। यहां लिखा हुआ है नॉट ओनली के बाद में यहां दिस पॉपुलर सॉन्ग नाउन आया हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के बाद में क्या आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है ना। तो बट ऑल्सो में वर्ब आया हुआ है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली के साथ भी पहले वर्ब को यूज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ इतना करना है, इस नॉट ओनली को अगर तुम रिटन के पहले लेके चले आते हो यहां पे, है ना, यहां पे, ठीक है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा ना। यहां पे भी वर्ब, यहां पे भी वर्ब, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। करना क्या है, समीर हैज नॉट ओनली रिटन दिस पॉपुलर सॉन्ग, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सिर्फ ऐसे बदल देना है, समीर हैज नॉट ओनली रिटन, है ना। अभी देखिए आप, नॉट ओनली के बाद क्या आया, रिटन आ गया, जैसे कि बट ऑल्सो के बाद भी कंपोज्ड आया था, यानी यहां भी V3 और फिर यहां भी V3, है ना। अब ये आपका जो है पैरेललिज्म का रूल ये परफेक्टली फॉलो कर रहा है, और फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें आपको कहां एरर मार्क करना है, ए पार्ट में एरर मार्क करना है आपको, और ए पार्ट ही आपका आंसर होगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट। ये जो लेवल 2 हमारा चल रहा था, नाउ दिस हैज कम टू एन एंड। 27 क्वेश्चंस वर देयर ऑल इन ऑल, और इसके बाद फिर हम लोग एक नया क्लास असाइनमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा एक नया क्लास असाइनमेंट लेके, ठीक है बच्चे। सो टिल देन इट्स गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चे, कीप स्टडीइंग एंड कीप रॉकिंग। चलो।